बच्चों, मैं बाबू राकेश सिंह, अध्यापक, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज हिंदी। आज आप सबके समक्ष लेके आए हैं निबंध। बच्चों, निबंध 9 नंबर का रहता है। निबंध को छोड़िए मत, निबंध को हल्के में मत लीजिए। और बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि निबंध तक आते आते जो है उनका टाइम ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि 3:30 घंटे ख़त्म हो जाते हैं। आप पेपर को सीमित टाइम में करिए। जो जितना पूछ रहा है, जितने शब्दों में कर रहा है, उतना ही लिखना है। आपको ज़्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है। आज जो महत्वपूर्ण है 2023 के लिए 12वीं में 12वीं बोर्ड के बच्चों के लिए प्रदूषण समस्या और समाधान, जो कि बहुत बार पूछता है, बहुत बार आता भी है। इसको आप ध्यान से सुने और इसको बोर्ड पेपर में अच्छे से लिखें। सबसे पहले बच्चों रूपरेखा तैयार करें। आप रूपरेखा में कई हेडिंग्स होती हैं, जैसे प्रस्तावना, है ना। अब प्रदूषण पे कह रहा है तो उसके बाद फिर प्रदूषण का अर्थ हेडिंग डाल दीजिए। फिर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और प्रदूषण पर नियंत्रण और उपसंहार, ये इस तरीके की हेडिंग हो जाएंगी आपकी। फिर प्रस्तावना में आपको दिखाना है कि जो है ना, प्रदूषण कहाँ कहाँ और किस रूप में फैला है, वो प्रस्तावना में दिखाना है। प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। प्रस्तावना में लिखना है, लगभग 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक के जीवन काल में इस्लामी दुनिया का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अपने संस्मरणों में उसने गंगा जल की पवित्रता और निर्मलता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि मोहम्मद तुगलक ने जब दिल्ली छोड़कर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया तो उसकी अन्य प्राथमिकताओं में अपने लिए गंगा के जल का प्रबंध भी सम्मिलित था। गंगा जल को ऊँट, घोड़ों और हाथियों पर लादकर दौलताबाद पहुंचाने में 1.5-2 महीने लगते थे। कहा जाता है कि गंगा जल तब भी साफ और मीठा बना रहता था। तात्पर्य यह है कि गंगा जल हमारी आस्थाओं और विश्वासों का प्रतीक इसी कारण बना था क्योंकि वह सभी प्रकार के प्रदूषणों से मुक्त था। किंतु अनियंत्रित औद्योगिकरण, हमारे अज्ञान एवं लोभ की प्रवृत्ति ने देश की अन्य नदियों के साथ गंगा को भी प्रदूषित कर दिया है। वैज्ञानिकों का विचार है कि तन मन की सभी बीमारियों को धो डालने की उसकी औषधीय शक्तियाँ अब समाप्त होती जा रही हैं। यदि प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो गंगा के शेष गुण भी शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे और तब गंगा तेरा पानी अमृत वाला मुहावरा निरर्थक हो जाएगा। आज हमारा वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से मानव का जीवन खतरे में आ गया है। आज यूरोप के कई देशों में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसके कारण वहाँ कभी कभी अम्ल मिश्रित वर्षा होती है। ओस की बूंदों में भी अम्ल मिला रहता है। यदि समय रहते हुए हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो एक दिन विश्व में संकट छा जाएगा। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक दूसरे जंतुओं, पौधों, औद्योगिक संस्थानों तथा दूसरे कच्चा माल इत्यादि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। जीवनधारी अपने विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए एक संतुलित वातावरण पर निर्भर करते हैं। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एवं निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम अथवा अधिक हो जाया करती है या वातावरण में कुछ हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। वैसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की समस्या का जन्म जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ हुआ है। विकासशील देशों में औद्योगिक एवं रासायनिक कचरे ने जल ही नहीं वायु और पृथ्वी को भी दूषित किया है। भारत जैसे देशों में तो घरेलू कचरे और गंदे जल की निकासी का प्रश्न ही विकराल रूप से खड़ा है।
विकसित और विकासशील देश सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एवं विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। अपनी श्वसन प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। किंतु मानव अपनी अज्ञानता और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण का मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी बहुत से रोग हो जाते हैं। इनमें फेफड़ों का कैंसर, दमा और फेफड़ों से संबंधित दूसरे रोग सम्मिलित हैं। वायु में विकसित अनेक धातुओं के कण भी बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। शीशे के कण विशेष रूप से नाड़ी मंडल संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन करते हैं। कैडमियम श्वसन विष का कार्य करता है, जो रक्तदाब बढ़ाकर हृदय संबंधी बहुत से रोग उत्पन्न कर देता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से फेफड़ों, हृदय और आँखों के रोग हो जाते हैं। ओजोन नेत्र रोग, खांसी एवं सीने की दुखन उत्पन्न करती है। इसी प्रकार प्रदूषित वायु एक्जिमा तथा मुहासे आदि अनेक रोग उत्पन्न करती है। जल प्रदूषण सभी जीवधारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। केंद्रीय जल स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में प्रति 1 लाख व्यक्तियों में से 360 व्यक्तियों की मृत्यु आंत्रशोथ, टाइफाइड, पेचिश आदि से होती है, जिसका कारण अशुद्ध जल है। शहरों में भी 100% निवासियों के लिए स्वास्थ्यकर पेयजल का प्रबंध नहीं है। देश के अनेक शहरों में पेयजल किसी निकटवर्ती नदी से लिया जाता है और प्रायः इसी नदी में शहर के मलमूत्र और कचरे तथा कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे देश के अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। रेडियोधर्मी प्रदूषण परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणु परीक्षण के फलस्वरूप जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह प्रदूषण आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं वरन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगा। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर वे ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप ले लेते हैं और बहुत छोटे छोटे धूल के कणों के रूप में वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं। द्वितीय महायुद्ध में नागासाकी तथा हिरोशिमा में हुए परमाणु बम के विस्फोट से बहुत से मनुष्य अपंग हो गए थे। इतना ही नहीं, इस प्रकार के प्रभावित क्षेत्रों की भावी संतति भी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गई। संतति मतलब होता है संतानें। ध्वनि प्रदूषण अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, जेट, विमान, ट्रैक्टर, लाउडस्पीकर, बाजे एवं कारखानों के सायरन व विभिन्न प्रकार की मशीनों आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि की लहरें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य के सुनने की शक्ति का ह्रास होता है और उसे ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आती। यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव स्वरूप स्नायु तंत्र पर कभी कभी इतना दबाव पड़ जाता है कि पागलपन का रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला है रासायनिक प्रदूषण। प्रायः कृषक अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक, शाकनाशक और रोगनाशक दवाइयों तथा रसायनों का प्रयोग करते हैं। इनका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आधुनिक पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि ही पहुंचा रहा है। जब ये रसायन वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों द्वारा सागर में पहुंच जाते हैं तो ये समुद्री जीव जंतुओं तथा वनस्पति पर घातक प्रभाव डालते हैं। इतना ही नहीं, किसी न किसी रूप में मानव शरीर भी इनसे प्रभावित होता है। प्रदूषण पर नियंत्रण पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके
संकुचित संरक्षण के लिए विगत कुछ वर्षों में समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। औद्योगिकीकरण से पूर्व यह समस्या इतनी गंभीर कभी नहीं हुई थी और न इस परिस्थिति की ओर वैज्ञानिकों व अन्य लोगों का उतना ध्यान ही गया था। किंतु औद्योगिकीकरण और जनसंख्या दोनों ही की वृद्धि ने संसार के सामने प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी से जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड व सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इन बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार की हैं तथा औद्योगिक कचरे के लिए भी मानक निर्धारित किए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया है कि नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था तथा पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार उन्हें धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निष्कासन और उसकी व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जनसामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम आने वाले समय में और अधिक अच्छा एवं स्वास्थ्यप्रद जीवन व्यतीत कर सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। उपसंहार यानी कि निष्कर्ष जिसे कहते हैं, है ना। जैसे जैसे मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। विकसित देशों द्वारा वातावरण का प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता। यह विश्वव्यापी समस्या है, इसलिए सभी राष्ट्रों का संयुक्त प्रयास ही